नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा है। 27 अप्रैल को काशी आगमन में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 3000 करोड़ परियोजना का करेंगे लोकार्पण। काशी में विकास योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। पीएम काशीवासी को करेंगे संबोधित। पीएमओ ने की है तैयारी और इसके साथ ही बता दें कि समीक्षा बैठक का आयोजन होगा। वाराणसी प्रशासन ने तेज कर दी है तैयारियां। सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 27 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच सकते हैं। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के बाद शाम के समय वाराणसी आ सकते हैं। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? 27 अप्रैल को पीएम मोदी का काशी का दौरा है, क्या कुछ तैयारियां, कितने इंतजाम किए गए हैं? देखिए वर्षा, जब पिछले महीने ही प्रधानमंत्री को आना था, लेकिन कुछ उनके व्यस्तता के कारण वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया था। और इस बार ये जो 27 अप्रैल को जो दौरा संभावित बताया जा रहा है, ये बीजेपी के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं इनके अनुसार ये दौरा निश्चित तौर पर होना है। चूंकि एक लंबा समय हो गया है काशीवासियों से उनकी मुलाकात हुए, तो मुलाकात के लिए चूंकि एक साल में वो हर तीसरे महीने आते हैं, इस बार 4 से 5 महीने के गैप हो गया, तो उम्मीद जताई जा रही है काशीवासियों की ओर से इस बार प्रधानमंत्री 27 तारीख को देर शाम वाराणसी आ सकते हैं। और उसी दिन बंगाल बिहार के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, यानी कि चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद वो 27 को शाम बनारस आएंगे और 28 यानी जो दौरे का जो दूसरा दिन होगा वो काशीवासियों के लिए 3000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये जो परियोजनाएं होंगी वो सड़क से जुड़ी होंगी, सीवर से जुड़ी होंगी, शिक्षा से जुड़ी होंगी, चिकित्सा से जुड़ी होंगी, रोजगार से जुड़ी होंगी, लोगों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए होगी। इसके अलावा जो वाराणसी शहर में जो नगर महापालिका हुआ करती थी पहले, रामनगर नगर निगम सेवा, जब सेवा का विस्तार हुआ तो वो रामनगर नगर महापालिका भी नगर निगम की सीमा क्षेत्र में आया। तो उसके ये जो सड़क और सीवर के साथ साथ एसटीपी और इसके अलावा नगर निगम जो वाराणसी नगर निगम बनना है, उसके एक भव्य का जो एक नया भवन बनना है, जो 5 मंजिला ये भवन होगा, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। और सभी जो ऑफिसेज होंगे नगर निगम के वो एक ही छत के नीचे होंगे, यानी कि जो आम लोगों के लिए जो इस ऑफिस से उस ऑफिस जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना होना पड़ता था, चक्कर खाना पड़ता था, वो अब एक ही छत के नीचे सारे काम होंगे। और वो जो एक लग्जरियस होटल नुमा ये जो पूरा ऑफिस होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री 28 तारीख को ही एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि वाराणसी में एक बड़ी संख्या में जो बंगाली समुदाय के लोग होते हैं, जो बनारस का जो सोनारपुरा इलाका है, जो बंगाली टोला इलाका है, ये पूरा तकरीबन 2.5 से 3 लाख बंगाली जो बंगाल के लोग हैं यहाँ पे निवास करते हैं, तो उनको भी संबोधित कर सकते हैं, जिसका सीधा असर बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार पर भी, चुनाव में पड़ने वाले असर के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ये बड़ी उम्मीद जताई जा रही है काशीवासियों की ओर से। हो सकता है कुछ जो बंगाली समुदाय के जो लोग होंगे, जो बंग भाषी लोग होंगे, उनके कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे वो मुलाकात भी कर सकते हैं कि कैसे विकास की जो बंगाल चुनाव है कैसे बीजेपी के पक्ष को मजबूत किया जाए, और साथ ही साथ जो काशी है उन काशी में भी कैसे विकास की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कितनी तेजी से हो रहा है उसके फीडबैक की भी बात कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो प्राथमिक जानकारी है वो जिला प्रशासन को मिल चुकी है, और कल ही पीएमओ के जो अधिकारी हैं वो ऑनलाइन मीटिंग वाराणसी के अधिकारियों के साथ की है। किन किन परियोजनाओं की क्या स्टेटस रिपोर्ट है, कैसी प्रगति है, वो उनके बारे में उन्होंने फीडबैक लिया। और उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी 1 से 2 दिनों में जो पीएमओ के अधिकारी हैं वो फिजिकली यहाँ पर आकर जो लोकार्पण और शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं उससे यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा भी कर सकते हैं। लेकिन वाराणसी के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण जो बहुप्रतीक्षित जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर बनने वाला है। जो शिव के थीम पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो 30,000 दर्शक की क्षमता वाला है, उसके लोकार्पण की भी उम्मीद काशीवासियों को है। और इसके अलावा पूरे विश्व का जो तीसरा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे का जो निर्माण किया जा रहा है उसके पहले फेज यानी 3 प्रमुख स्टेशनों का वो शिलान्यास लोकार्पण भी कर सकते हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो काशीवासियों को मिल सकती हैं। हालांकि अभी ये परियोजनाएं उन 3000 करोड़ की परियोजनाओं में शामिल है या नहीं, इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि जिला प्रशासन और पीएमओ के अधिकारी मिलकर ही लेंगे। हालांकि इस पे भी थोड़ी कहने जल्दबाजी है, लेकिन काशीवासियों के लिए जो प्रधानमंत्री का ये 53वां दौरा हो रहा है,
ये काफी महत्वपूर्ण होना बताया जा रहा है। वर्षा, अभिषेक, प्रशासन की ओर से क्या क्या तैयारियां की गई हैं? कौन कौन से रूट डाइवर्ट रहेंगे ताकि आम जनता को भी कोई परेशानी ना हो? कितने कितने पुलिस बल तैनात रहेंगे? अभिषेक, माफ कीजिएगा। देखिए वर्षा, अभी प्रधानमंत्री की जो आगमन की जो जानकारी है वो संभावित है और जिला प्रशासन भी उसी संभावित आगमन को मानकर तैयारियों में जुट गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पे जो इसकी पुष्टि होगी वो पीएमओ के अधिकारी ही करेंगे कि प्रधानमंत्री कब वाराणसी आएंगे। और रही बात उनके सुरक्षा और आवागमन के रूट को लेकर, तो अभी प्रधानमंत्री की जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा तय की जा रही है। वो पीएमओ के अधिकारी और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के जो टीम है वो मिलकर तय करेगी कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कहाँ होना, और इसकी जो आधिकारिक पुष्टि होगी वो पीएमओ की टीम ही तय करेगी कि प्रधानमंत्री के हाथों किन किन परियोजनाओं का लोकार्पण कराना है, किन किन परियोजनाओं का शिलान्यास कराना है। प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे तो शहर के किस स्थान पे करेंगे, शहर में करेंगे या शहर से बाहर करेंगे, किन लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके आवागमन का रूट क्या होगा, उनकी सिक्योरिटी क्या होगी। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो उनकी जो 3 लेयर सिक्योरिटी होती है वो ऑलरेडी पहले से ही तय रहती है। पहले पे जो होते हैं उनके जो एसपीजी के जवान होते हैं, दूसरे पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होते हैं वो होते हैं, उनका डिप्लॉयमेंट होता है। तीसरे स्तर पर स्थानीय पुलिस और पीएसटी के साथ साथ एलआईयू की टीमें सक्रिय होती है। उसके अलावा शहर के अलग अलग हिस्सों में जो एलआईयू और आईबी की टीमें होती हैं वो सोशल मीडिया के साथ साथ जो सुरक्षा के जो खुफिया तंत्र होता है वो सक्रिय होती है। तो ये कुल मिलाजुलाकर पीएमओ के ही जो अधिकारी है इस पे अंतिम अपना निर्णय लेते हैं। और अभी तक की जो जानकारी है, पीएमओ के अधिकारियों ने कल यहाँ के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में पीएमओ के अधिकारी यहाँ फिजिकली अपेयर होंगे यहाँ के अधिकारियों के साथ। पूरे पीएम के कार्यक्रम को जो संभावित रूपरेखा है उस पर वो बैठकर तैयार करेंगे। उनकी सुरक्षा की जो ब्लूप्रिंट होगा उसके वो तैयार करेंगे। साथ ही साथ एयरपोर्ट से शहर के किस स्थान तक आना है, उनको बाई रोड आना है या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए आना है, तो उस स्थान पर भी एएसएल यानी एडवांस सिक्योरिटी जो लाइजनिंग होती है पीएम की ओर से, साथ ही साथ जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं उनके साथ वो अलग से बैठकर समीक्षा करते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री को उनकी जो सुरक्षा होती है वो अलग तरह की होती है, तो उन सुरक्षा को लेकर भी एएसएल की मीटिंग होती है। तो अभी तक की जो जानकारी है फिलहाल सारी चीजें संभावित हैं और इस पे पीएमओ की जो अधिकारी है वो अपनी अंतिम स्वीकृति देने के बाद ही तय माना जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो अधिकारी हैं यहाँ के अधिकारियों की ओर से अब काम करना तेजी से शुरू कर दिया गया है। वर्षा, अभिषेक, पीएम के दौरे को लेकर अगर बात करें स्थानीय लोगों की तो उनमें किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, जो काशी है वो अविनाशी काशी है और यहाँ पर जो विकास की गंगा बह रही है वो समानांतर गंगा, विकास की जो गंगा है वो गंगा के समानांतर बह रही है। तो 2014 से लेकर अब तक जो काशी में जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, चिकित्सा से संबंधित हुए हो, स्वास्थ्य से संबंधित हुए हो, शिक्षा से संबंधित हुए हो, टूरिज्म के सेक्टर में हुए हो, पुराने जो धार्मिक स्थल हैं उनके कायाकल्प और जीर्णोद्धार का काम हो वो भी तेजी से हो रहा है। और ये न सिर्फ उनकी जो प्राचीनता है, प्राचीनता को आधुनिक कलेवर में रखते हुए, जो ये कहा जाता है ना कि प्राचीनता को आधुनिकता में समेटते हुए जो विकास की गंगा है वो वाराणसी में गंगा के समानांतर बह रही है। तो ये जो काम हुआ है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ था और अभी भी हो रहा है। तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो काशी में निर्माणाधीन है और काशी वासियों के लिए जो सुविधाएं हैं, चाहे वो रोड सेक्टर की हो, चाहे सड़क सेक्टर की हो, चाहे उनके रोजगार के साधन हो, काशी विश्वनाथ धाम जब से बना है तो यहाँ के रोजगार के अलग अलग अवसर होते हैं। तो और सबके टकटकी होती है कि जब यहाँ के जो सांसद है यानी देश के जो मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जब अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं काशी वासियों के लिए एक रिटर्न गिफ्ट के लिए लेकर आते हैं। दिवाली के बाद वो आए थे तो तमाम तरह की परियोजनाओं की सौगात काशी वासियों को दिवाली गिफ्ट के तौर पे दिए थे। हालांकि होली के बाद उनका आगमन था लेकिन नहीं आ पाए व्यस्तता के कारण। तो उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री आएंगे और जो होली का जो रिटर्न गिफ्ट था वो अपने साथ 3,000 करोड़ की जो परियोजनाओं की लागत वाली जो काशीवासियों को शिलान्यास और लोकार्पण होना है उन परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो इसीलिए काशीवासी सदैव तत्पर, जो काशी जो अपने आतिथ्य परंपरा के लिए जानी जाती है और जो बाहर से जो लोग आते हैं उनका स्वागत के लिए जाने जाते, तो भला ये नरेंद्र मोदी अपने काशी के सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको पलकों को बिठाए रखने के लिए
हमेशा तत्पर होती है। और इसी के लिए जब भी देखा जाता है प्रधानमंत्री जब भी काशी आते हैं, जो काशीवासी होते हैं वो सड़क पर उतरकर उनकी एक दीदार के लिए घंटों खड़े रहते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, सभी लोग सड़कों पर खड़े होकर एक टकटकी अपने एक जो सांसद हैं उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े में रहते हैं। और तो उम्मीद भी इस बार जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री आएंगे और जो स्थानीय लोगों की जो आशाएं होती है प्रधानमंत्री के प्रति, वो प्रधानमंत्री उनकी आशाओं पर भी खरा उतरते हैं। और जब भी देखा जाता है जो डायलॉग होता है प्रधानमंत्री का, जो शुरुआती डायलॉग होता है वो 1 से 2 मिनट जो स्थानीय भाषा है भोजपुरी, उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, यानी कि काशीवासियों को रिझाने के लिए, काशीवासियों के मन में अपनी छाप छोड़ने के लिए उनको स्थानीय भाषा में संवाद करते हैं। तो सभी काशीवासियों को भी उम्मीद है कि इस बार प्रधानमंत्री एक बार फिर जो पिछले बार की तरह होता रहा है कि स्थानीय भाषा में उनसे संवाद करेंगे। उनका जो इंतजार है वो इंतजार हो सकता है कि 27 अप्रैल को पूरा भी हो जाए। वर्षा। ठीक है अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि यह वर्ष चंद्रशेखर जी की 100वीं जयंती का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वर्ष देश के लिए उनके समृद्ध और न्यायपूर्ण भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर भी है। उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री को साहस, ऋण, विश्वास और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अटूट समर्पण रखने वाले जननेता के रूप में याद किया। पीएम मोदी ने लिखा कि चंद्रशेखर जी का जीवन और विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। उधर दिल्ली में तरनजीत संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाए जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा करते हुए यह संदेश दिया है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, तरनजीत संधू एक कौशल राजनयिक हैं और अमेरिका में पूर्व राजदूत के रूप में उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि संधू की प्रतिबद्धता दोनों देशों के बीच सहयोग को और भी गहरा करती है। ट्रंप ने आगे लिखा, उन्हें विश्वास है कि संधू दिल्ली के विकास और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने में सफल रहेंगे। उन्होंने उनके नए कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही दिल्ली में पूर्व योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और छोटे बच्चों का बता दें कि ऑपरेशन संस्कार कराया। बता दें कि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने परंपरागत रीति रिवाजों के अनुसार बच्चों को पहला अन्न खिलाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर वहां मौजूद लोगों ने इस पहल की सराहना की और उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक भी उपस्थित रहे। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे संस्कार बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन्हें आगे बढ़ाने समाज की जिम्मेदारी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने एक एक कर फरियादों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और कई मामलों को मौके पर ही निस्तारित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। और गोरखपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई फरियादी सीएम के समक्ष पहुंचे, जहां एक एक करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फरियादियों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। उधर मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष रूप से भाग लिया। मुख्यमंत्री ने नर्मदापुरम मार्ग के उन्नयन कार्य का भूमि पूजन किया और क्षेत्र के विकास को गति देने वाले कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इस विकास कार्यों से क्षेत्र में बेहतर सड़क संपर्क, सुविधाओं का विस्तार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। लोगों ने विकास कार्यों की शुरुआत पर बता दें कि आभार व्यक्त किया और सरकार के प्रयासों की सराहना की। अभिनंदन करें। क्या लंबी लंबी एक के बाद एक बातें जोड़े जा रहा है। जनप्रतिनिधि हो तो ऐसा, जो मिला वो तो रख लिया, अब और नया क्या दे रहे हो वो भी तो बताना पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन। जनप्रतिनिधि हो तो ऐसे ही होना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता, इटारसी के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी का भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच पर ही विराजमान माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। ठाकुरदास नागवंशी जी, माननीय विधायक, आपका भी स्वागत है। जिला अध्यक्ष शुक्ला बहन जी, आपका भी अभिनंदन। राजो बहन जी, आपका भी स्वागत। वैसे तो पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दें। और इस अवसर पर मेरे साथ बात हुई है आपके अपने सांसद दर्शन सिंह जी लोकसभा में, उनका भी जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सांसद नर्मदापुरम में आपके बीच में, यद्यपि बहुत सारी बातें आ गई, लेकिन सच में मां नर्मदा की कृपा से जो क्षेत्र उनके आशीर्वाद से हरा भरा है, मैं ऐसे सभी भाइयों बहनों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में और भीषण गर्मी के बीच भी क्या बाजार में स्वागत किया है। फूल ऐसा लग रहा कि नर्मदापुरम का बाजार में तो ठीक है, भोपाल से भी फूल खत्म हो गए होंगे। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी इस प्रेम और स्नेह भरे वातावरण के लिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में यहां इसी स्थान पर आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय का शुरुआत हुआ है। आज से लगाकर परसों तक देश की आधी आबादी ये लाडली बहनाएं बैठी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति अधिनियम के माध्यम से, नारी वंदन अधिनियम वास्तव में बहनों को बड़ी ताकत देकर के दुनिया में सबसे सक्षम देश, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपनी आधी आबादी को नमन कर रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बड़े कानून के लिए, जिसके भरोसे से भविष्य में अपने प्रदेश के साथ साथ लोकसभा, विधानसभा में हमारी बहनों को ताकत मिलेगी। कितना अच्छा लगता है। शुक्ला बहन जी कहती मैं जिला अध्यक्ष तो हूं, लेकिन मैं पार्षद भी हूं। उनको कितना गौरव मिलता है। हमारे यहां हमारी सरकार के माध्यम से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर स्थान पर 50% आबादी को पार्षद, सभापति, अध्यक्ष, महापौर, नगर निगम के, स्थानीय निकाय के, जिला पंचायत के सभी स्थानों पर उनको अधिकार देकर के, बहनों को पावर देकर जो आनंद आता है, वाकई सच में उसकी बात ही अलग है। जब हमने अपनी लाडली बहना योजना चालू की थी, ये कांग्रेस के लोग कहते थे, जो आज भी कह रहे हैं, देखो कांग्रेस हमेशा बहनों के कितना विरोध करती है। जब इनके टाइम तो इनने 5 रुपए की सहायता नहीं दी किसी को, कभी बहनों के लिए कोई मदद नहीं की। इसलिए हमारी बहन भाई के जन्मदर के अंतर में भी बड़ा भारी अंतर हुआ। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने जब लाडली बहना हमने चालू की, तब इनने कहा ये नहीं दे सकेंगे, झूठ बोल रहे है ही नहीं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, अभी तक बहनाओं को 55,000 करोड़ की राशि उनके खाते में डाली। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनाओं के लिए भी। जो हमारी पार्टी कहती है वो करके दिखाती है, यह उसका परिणाम है। अगर हिसाब लगाओ, जब से लाडली बहना योजना चालू हुई है, तो ये 35वीं किस्त लेते लेते बहनों के खाते में
प्रति बहन 40,500 रुपए से ज्यादा बहनों के खाते में आया है। लेकिन बहनों, चिंता मत करना, हमारी सरकार भाई और बहन के इस रिश्ते को अपने वादे से बांध के रखती है। आपके लिए जितना बन पड़ेगा और करते जाएंगे, और करते जाएंगे, और करते जाएंगे। और ये सच में आज कांग्रेसी हाय रे पूरे देश में थैता ताता थैया कर रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की कचहरी चौक स्थित बैंक के एक नए परिसर का उद्घाटन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बैंक अधिकारियों और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बैंक की नई सुविधाओं का अवलोकन किया और इसे ग्राहकों के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं से आम जनता को अधिक सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी। कार्यक्रम में बैंक प्रबंधन ने भी नई शाखा की सुविधाओं की जानकारी दी और बताया कि यहां ग्राहकों को तेज और बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ है। बिहार की राजधानी पटना में नारी शक्ति फॉर विकसित भारत दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला शक्तिकरण और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना बताया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे आयोजन में जोश और उमंग का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि नारी शक्ति समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में नारी शक्ति विकसित भारत दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री और पूर्व विधायक मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिला शक्तिकरण को बढ़ावा देना और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना बताया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे पूरे आयोजन में जोश और उमंग का माहौल देखने को मिला। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए थे। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक आगामी हरियाणा निकाय चुनाव 2026 की तैयारियों को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में संगठन को मजबूत करने, चुनावी रणनीति तय करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कहा कि पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी और मजबूत रणनीति के साथ बेहतर प्रदर्शन का प्रयास करेगी। इस दौरान विभिन्न नेताओं ने अपने अपने सुझाव भी दिए और चुनावी तैयारियों को तेज करने पर जोर दिया। पार्टी ने आने वाले समय में और बैठकों के माध्यम से रणनीति को अंतिम रूप देने की बात कही है। तो वहीं लेह लद्दाख में महावीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिक सोनम के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले निधन से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। स्थानीय लोगों और पूर्व सैनिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका योगदान हमेशा देश की रक्षा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज रहेगा। कारगिल युद्ध में उनके साहस और समर्पण को देश कभी नहीं भूल सकता। प्रशासन और सैन्य अधिकारियों ने भी उनके निधन पर शोक जताया और उन्हें सच्चा वीर बताया। पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम पर वैशाख अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना की है। सुबह से ही संगम तट पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। स्थानीय अधिकारी ब्रिजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या का विशेष महत्व होता है। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष की कामना के लिए संगम में स्नान करने आते हैं। श्रद्धालुओं ने धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए संगम में आस्था की डुबकी लगाई और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं राजधानी दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में बिजली कड़कने की भी संभावना है।
मौसम विभाग ने बताया है कि दिन के समय तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, जबकि बादलों की आवाजाही से मौसम सुहाना बना रह सकता है। वहीं अचानक मौसम बदलने के कारण लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आईएमडी के अनुसार आज बता दें कि आने वाले घंटों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV।